हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो सही आ रही है? ऑडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो सही आ रहा है? स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस टाइप से हम इंटीग्रेट करते हैं और कब हमें, मतलब कि कैसे हमें एलिमेंट्स लेने की जरूरत होती है ना। तो हमने एक बेसिक सा आइडिया डेवलप किया था कि जब भी हमें इंटीग्रेट करना हो फंक्शन को, तो हमें ये देखना है कि पहले तो किस एक्सिस के अलोंग हमें एलिमेंट चूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही चूज करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आएगा तो हम उसमें भी देख लेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग कैसे चूज करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम एलिमेंट चूज करेंगे तो पहले हमें यह देखना होगा कि जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन में जहां तक हमें एरिया कैलकुलेट करना है, हमारा एलिमेंट उसी पार्ट में कन्फाइंड होना चाहिए, है ना। तो हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कर्व है और हमें अगर एरिया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लेना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था इस टाइप का, याद होगा आपको, स्ट्रेट लाइन वाला। तो जब हम एलिमेंट चूज करेंगे तो अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारा एलिमेंट इसी बीच में लाई करना चाहिए, है कि नहीं। अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो जो हम यहां से x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट चूज करेंगे वो एलिमेंट इसी बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो इसके बाहर हमारा पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, हमें ये देखना है कि क्या जो हमने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट सही है या नहीं है। तो वो चेक करने का तरीका क्या था कि जो लोएस्ट पॉइंट है वो हम, जो एरिया हमने चूज किया, जो हमने एलिमेंट चूज किया वो वर्टिकल एलिमेंट है ना। तो उसका अपर पार्ट अपर बाउंड्री पे होना चाहिए और लोअर पार्ट लोएस्ट बाउंड्री पे होना चाहिए। इस वाले में भी देखो, अपर पार्ट लोअर पार्ट लोएस्ट बाउंड्री पे है और अपर पार्ट अपर बाउंड्री पे है। और इस टाइप का एलिमेंट हम अगर इसको इस रीजन में कहीं भी इधर उधर शिफ्ट कराएं तो हमेशा ये चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो अगर ये चीज हमेशा सेटिस्फाई हो रही है तो इस एलिमेंट से हम इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बेसिक चीज हमने डेवलप किया था। उसके बाद हम लिमिट वगैरह पुट कर सकते हैं और आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने डेवलप की थी और हमने एरिया कैलकुलेट किया था। कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ फंक्शन दे दिया जाता है और उस फंक्शन का हमें ग्राफ नहीं पता होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ग्राफ वाला एक अलग से चैप्टर हम लोग रखने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो उस वाले पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स के कर्व को कैसे प्लॉट करते हैं उन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जी ये बस डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें कंप्लीटली कर्व चाहिए भी नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें फंक्शन ये दिया हुआ है y इक्वल टू ln x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, और हमसे इसने बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन। ठीक है, इसको मैं fx बोल रहा हूं, y इक्वल टू fx, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आपको एक तो पहली चीज की हमने ये बोला था कि ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। तो जो कर्व हमें दिया हुआ है वो कर्व देखो अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व है ना। तो इस कर्व को अगर हम प्लॉट करने के लिए जाएं तो शायद हम प्लॉट भी ना कर पाए। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रेसिंग ऑफ कर्व पढ़ लेंगे तो एक रफ आइडिया हमें पता चल जाएगा कि कर्व को कैसे प्लॉट करना होता है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि अभी के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमारा fx है और इसको x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में हमें प्लॉट करना है।
अब हमें ये तो नहीं पता कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, है ना, या आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हमारे पास होता तो हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते, लेकिन अभी हमें इस कर्व के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमें यह चीज ध्यान देना है कि हमें यहां पे कर्व को एक्चुअली में कर्व का कैसा शेप है वो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम सिर्फ ये पता कर लें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पार्ट पे जाएं तो y डैश की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। और देखो जो इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक, तो ये हमारा 1 है और ये 2 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो y डैश हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। y डैश पॉजिटिव, इसका मतलब जो हमारा f है और जो हमारा y है, y क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा, है कि नहीं, y क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करें तो अगर ये वैल्यू 1 पे कितनी वैल्यू होगी, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो π/4 आ रही है कि नहीं, 1 पे ये टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला वैल्यू π/4 देगा, है ना, यानी 1 पे वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, यहां पे कहीं मान लिया π/4 है। ठीक है, ये हमारा π/4 वाला पॉइंट है, यानी 1 पे ये वैल्यू π/4 है। अब ये बताओ कि क्या ये π/4 से नीचे आ सकता है कभी भी, कर्व नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्व क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अब इसके आगे ये π/4 से आगे ही किसी तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा, कैसे इंक्रीज कर रहा होगा हमें नहीं पता। ठीक है, हम वो भी नहीं देख रहे हैं, बस हमें इतना पता चला कि कर्व जो है इस पॉइंट पे 0 से ज्यादा है, तो इसके आगे तो वो 1 से 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि y डैश हमारा इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो क्या हमें कर्व को प्लॉट करने की जरूरत थी, हमें बस ये पता करना था कि कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, और हमें यहां से इजीली पता चल चुका है। यानी जब हम इसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम सिंपली क्या लिख पाएंगे, 1/2 ln x प्लस tan इनवर्स x dx, और बाकी आपको इंटीग्रेट करना आता है। हमें इस वाले पार्ट में कुछ भी ज्यादा डिटेल में और जानने की जरूरत नहीं है। उसने एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला, हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। हमें कैसे पता है कि यही एरिया होगा, कर्व नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में, सिर्फ पॉजिटिव में ही होगा, तो वो हमने कर्व के नेचर से पता किया, है ना। तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट क्या होता है, हेल्पफुल होता है काफी, है ना। तो उस चीज को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्लियर है, तो ये रही बात इस टाइप के फंक्शन की। तो कभी कभी हमारे पास इस टाइप का कर्व भी आता है जिसका हमें ग्राफ एक्चुअली में पता नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे के चैप्टर में अच्छे तरीके से डील करेंगे इसको, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अभी के लिए आपके पास सिर्फ वही पार्ट आएगा या उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। जितने टाइप के ग्राफ्स, वही सारे ग्राफ्स हमें यहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली मॉड वाले पार्ट में, है ना, आपको याद होगा कि जब हम मॉड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने ये चीज आपको बताई थी कि मॉड को हम डायरेक्टली कभी इंटीग्रेट भी नहीं कर पाते और डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि मॉड क्या होता है, ब्रांच फंक्शन होता है। तो जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए y इक्वल टू मॉड x एंड x इक्वल टू -1 to x इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमें मॉड x का तो ग्राफ पता है। ठीक है, ग्राफ पता है तो हम ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं कि हमारा कर्व कैसा होने वाला है। तो ये हमारा -1 है, ये हमारा +1 है, यानी जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो ये वाला कुछ एरिया है। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस कर लेते हैं और डिटेल में करने के लिए। तो एक्स एक्सिस x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2 के बीच में, 1 के बीच में, और मॉड x का कर्व हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट। लेकिन अगर हम ये चीज को थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो यहां पे हम सिमेट्रिसिटी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन सेम रहेगा। इसका मतलब ये कर्व क्या है, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक है ना, y इक्वल टू x के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर ये सिमेट्रिक है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। यानी हमें
-1 से 1 के बीच में हमें ये पता है कि ये कर्व सिमेट्रिक है, तो जितना एरिया इस तरफ होगा उतना ही एरिया इस तरफ भी होगा, है ना। तो हम इस चीज को 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे, और पॉजिटिव पार्ट में ये कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y = x। तो सिंपली आप y = x से करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जेई वगैरह में आएगा तो हम इंटीग्रेट करके नहीं निकालेंगे, ठीक है। जब भी आपको कुछ सिंपल सा कर्व दिखे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, सर्कल हो गया, इस टाइप का कोई भी केस आपको दिखे तो उसको इंटीग्रेशन में जाके टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। यहां पे देखो ये परफेक्टली ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो हम सिंपली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, यानी ये एरिया कितना, हमें एरिया ही तो कैलकुलेट करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 टाइम 2x dx dt करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको जेई में क्वेश्चन इस टाइप का आए जहां पे आपको कर्व प्लॉट करने के बाद दिख जाए कि परफेक्टली ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली बेसिक वाला फॉर्मूला यूज कर लो और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट दीजिए। किसी पार्ट में डाउट, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिकली एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व, ठीक है। तो एरिया बिटवीन द कर्व कहने का मतलब क्या हो गया कि ये चीज हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक ना, तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ना, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे, हमने y = fx और लाइन के बीच में हमने एरिया निकाला था, है कि नहीं। तो यानी अगर हमारे पास कोई कर्व हो इस टाइप का और एक लाइन हो इस टाइप का, तो दोनों के बीच का एरिया हम कैलकुलेट करना लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब क्या है कि एरिया बिटवीन दी कर्व में कि हमारे पास दो कर्व होगा, y = fx और एक कर्व है y = gx, ठीक है। तो अब दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन दोनों के बीच का हमें एरिया ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो ये एरिया बिटवीन दी कर्व है, ठीक ना। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हम यहां से जाके x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट चूज करेंगे, है कि नहीं। तो x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट चूज करेंगे वो एलिमेंट किस तरीके का होगा, इसी रीजन में बाउंड होगा और इस शेप का होगा। अब हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि ये एलिमेंट जो हमने चूज किया वो वैलिड है या नहीं। तो लोएस्ट पॉइंट हमेशा किस कर्व पे है, y = gx कर्व पे है, और अपर पॉइंट हमेशा y = fx पॉइंट पे है। इसको आप कहीं भी इस तरफ या इस तरफ मूव कराओ तो ये कहीं भी अपर कर्व और लोअर कर्व हमेशा सेम कर्व पे ही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से हम इस कंप्लीट एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज तो हमारा वैलिड हो गया, यानी इसका विड्थ हम क्या लिखेंगे, dx, x डिस्टेंस पे जाके गए, तो जो हमें इसका एरिया निकालना है हमने ऑलरेडी पॉजिटिव साइड में प्लॉट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे हम h लिखेंगे, याद होगा आपको। तो हमारा हाइट ये वाला हाइट है कि नहीं। तो ये हाइट कौन सा हाइट होगा, जो अपर कर्व है ये हमारा y2 हो जाएगा और लोएस्ट कर्व क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y2 - y1, और y2 क्या होगा, y2 कौन सा वाला पार्ट है, fx वाला, तो ये fx - gx है कि नहीं। तो h की वैल्यू हम यहां पे क्या लिखेंगे, fx - gx। तो वैल्यू पुट करो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx - gx dx, ये हमारा एरिया है। अब हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है वो चीज भी हमें डिफाइन करना होगा। तो हमें इंटीग्रेट तो, क्योंकि हमने x के अलोंग कर्व ले, x के अलोंग ही देखना होगा, है ना। और x के अलोंग हम कहां से कहां तक देखेंगे, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो x कोऑर्डिनेट हमने ये ले लिया, है कि नहीं। तो x कोऑर्डिनेट हमने ये पॉइंट ले लिया और यहां से ये पॉइंट भी है।
अब ये बताओ कि ये दोनों पॉइंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ए और बी पॉइंट हम कहां से लेके आएंगे। तो ये ए और बी पॉइंट एक्चुअली में कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना। तो जब हमें ए और बी कैलकुलेट करना होगा तो हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। तो सबसे पहली चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है एरिया बिटवीन दी कर्व के लिए, कि आप दोनों कर्व का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके भी हमें सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्यों, क्योंकि हम वाई में एलिमेंट लेके नहीं चल रहे हैं, हमने डीएक्स में एलिमेंट लिया है कि नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट से ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये ए और बी जो है ये क्या है, कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहां से कहां तक, तो इंटीग्रेट हमें उसी पॉइंट से ए से बी तक करना है ना। तो ये हमारा एरिया क्या हो गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स हो गया, है ना। इसको अगर हम थोड़ा देख करके और इंटरप्रिटेट करने का ट्राई करें, देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, है कि नहीं। अब देखो कि ये जो हमारे पास कर्व है एफ एक्स एक्चुअली में ये भी तो क्या देता है, इंटीग्रेशन एरिया ही देता है। तो जो हमने कर्व प्लॉट किया वो कौन सा कर्व है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव कर्व है। तो ए से बी तक ये हमें क्या देगा, एरिया देगा। और कौन सा एरिया देगा, ध्यान से देखो, एफ एक्स वाला पार्ट आपको यहां से लेके ये वाला एरिया देगा, है कि नहीं। इसको मैं अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाऊं तो आपको और ढंग से क्लियर होगा कि जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जो आप एफ एक्स का ये पहला वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट का एक्चुअली में कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट, है कि नहीं, ये वाला पार्ट है। और ये जीएक्स कौन सा वाला एरिया है, जीएक्स ये कर्व है हमारा सेकंड वाला, तो इस कर्व के नीचे वाला एरिया ये वाला पार्ट है। तो देखो जो हमें एरिया निकालना था, हमें ये एरिया एक्चुअली में कैलकुलेट करना था, है कि नहीं, ये जो डार्क शेडेड पार्ट है, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना था। तो ये एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, एक्चुअली में ए से बी तक अपर वाले एरिया में से लोअर वाले एरिया को माइनस करना होगा। और देखो यहां पे वही चीजें निकल के आया है कि नहीं। तो इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन हमें समझना इस तरीके से है कि हम एलिमेंट मेथड से किस तरीके से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें बेसिकली हाइट कैलकुलेट करनी है उस एलिमेंट का, और हाइट कैलकुलेट करने का यही तरीका है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है, अपर कर्व, ठीक है, और जी एक्स क्या है, लोअर कर्व, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है एरिया बिटवीन द कर्व कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहां तक किसी पार्ट में किसी को डाउट, प्रीवियस लेक्चर में हमने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सॉरी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। 8.1 में किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को, एक्सरसाइज 8.1 में किसी को कोई डाउट है, एक्सरसाइज 8.1 में किसी को कोई डाउट, एक्सरसाइज 8.1 में किसी को कोई डाउट, नहीं है। 8.1 में कोई डाउट, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था और बोला था करने के लिए, है ना। तो सिंपल एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, कर्व हमें दिया हुआ है और उसके बीच का एरिया हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। और कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको सही तरीके से पता हो चुका है कि हमें एरिया कौन कौन से पार्ट का कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो एग्जांपल्स के थ्रू और ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, याद होगा आपको, कि एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल एक्चुअली में क्या होता है, याद है आपको, कि अगर हमारे पास सर्कल है, मान लो हमने सर्कल का इक्वेशन ले लिया, क्योंकि अब हमें सर्कल का इक्वेशन भी पता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होता है, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। बचपन में आपको ये चीज का प्रूफ नहीं दिखाया गया होगा,
कि क्या होता है, आपको जस्ट ये बोला होगा कि आप ये याद कर लो। तो अगर हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा शेप बनता है ना। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ये हम इजीली निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है वो ये वाला पार्ट है, ये कंप्लीट एरिया इसका इनक्लोज्ड हो रहा है, ठीक है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही चीज, एलिमेंट मेथड चूज करना होगा, है कि नहीं। अब एलिमेंट चूज करने के लिए सबसे पहली चीज हम कर्व को थोड़ा सा एनालाइज करें, है ना। तो देखो, अगर x को हमेशा हमने बोला था कि पहले आप कर्व की सिमेट्रिसिटी चेक कर लो, अगर सिमेट्रिसिटी होगा तो कर्व क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो x को -x से रिप्लेस करो और y को -y से रिप्लेस करो, तो ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। और किसके अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। और दोनों एक्सिस के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हमने ये बोला था कि दोनों सिमेट्रिक होता है तो हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं, है ना। तो आप किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपका पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो एक पार्ट का एरिया निकाल के हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों एक्सिस में सिमेट्रिक है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, है कि नहीं। तो जो हमारा एरिया निकलेगा उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए फिर से क्या करना होगा, x डिस्टेंस पे जाएंगे, है ना। अभी भी हम x डायरेक्शन में ही एलिमेंट चूज कर रहे हैं। x डायरेक्शन में गया और dx का एक विड्थ चूज किया, तो dx एलिमेंट का हमें विड्थ तो पता चल गया। हाइट इसका क्या होगा, हाइट से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो हमने एलिमेंट चूज किया है वो एलिमेंट वैलिड है या नहीं है ना। तो वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, तो अपर पार्ट देखो हमेशा कर्व पे है और लोअर पार्ट एक्स एक्सिस पे है। इसको कहीं भी आप मूव कराओगे इस तरफ इस रीजन में तो हमेशा ये चीज सेटिस्फाई होगा, यानी ये पार्ट सही है इसका। ये पार्ट सही है तो हमें हाइट निकालना होगा, है ना। और हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट होगा। एक्स डिस्टेंस पे हाइट कितनी हो जाएगी, y, है ना। अब देखो कि ये कर्व जो था हमारे पास, ये कर्व एक्चुअली में फंक्शन नहीं था, है ना। तो फंक्शन नहीं था, लेकिन अगर हम सिर्फ इस कर्व का सिर्फ इतना वाला पार्ट चूज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो ये कर्व बन रहा है। और आप सेकेंड क्वाड्रेंट को भी इंक्लूड कर लो तो भी ये कंप्लीट कर्व बन रहा है। लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट में कंसिडर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें कंसिडर करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास y आ गया और y की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, x² + y² = a²। ये फंक्शन नहीं है, लेकिन y = √a² - x² क्या है, फंक्शन है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना वाला पार्ट हो रहा है। तो यहां पे जो हाइट होगा वो हम क्या लिखेंगे, √a² - x², है कि नहीं। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कहां से कहां तक, 0 से लेके a तक। तो ये 0 से लेके a तक। ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है, याद होगा आपको, न्यूमरेटर में √ओवर के साथ a² - x², है ना। तो इसका फॉर्मूला हमें किया था पहले, है ना। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, πa²। सिंपल इंटीग्रेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्लियर। वैसे ही आप, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लेना। और ऐसे ही एरिया ऑफ इलिप्स कैसे निकालेंगे, x² + y² x² / a² + y² / b² = 1, है ना। तो अगर हम एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें तो ये ऐसा कुछ शेप का होगा, है ना। और ये कर्व भी क्या, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस है। तो हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निकालेंगे, ठीक है। x डिस्टेंस पे जाके आप एलिमेंट चूज करो तो यहां से भी एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to a हो जाएगा, a, 0, है ना। तो 0 से a 4 times dx √1 - यहां पे b आ जाएगा 1 - x² / a²। फिर से ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो इस एलिप्स का एरिया कितना आता है, πab, ठीक है।
सिंपल ये कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, पाई ए बी आएगा। याद होगा अगर ए और बी सेम हो जाता है तो यही चीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कल में, है ना। तो ए और बी अगर सेम हो जाएगा तो पाई ए स्क्वायर फिर से बन जाएगा। तो एलिप्स और सर्कल में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सिंपल एरिया इनक्लोज्ड बाय बेसिक कर्व था जो हमने अभी तक नहीं देखा था कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन हम यहां पे इस चीज को कैलकुलेट करके उस चीज को आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि ये सब जो हमने पहले पढ़ा था वो सब कुछ सही था, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो ये एक बेसिक पार्ट था हमारे पास इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इसी वाले पार्ट में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जहां पे एरिया बिटवीन दी कर्व की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। और एरिया बिटवीन दी कर्व के बीच में हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, उसको आप देखना। एक बेसिक सा फंक्शन लेता हूं मैं, जैसे एक सर्कल का इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं एरिया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं कि जो एलिमेंट हम चूज करते हैं वो एलिमेंट की वैलिडिटी हम बार बार क्यों चेक कराने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर एक्स एक्सिस नहीं दिया होता तो आपको थोड़ा सा डाउट होता कि हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल है जिसका ये पॉइंट 1,0 है, ये वाला पॉइंट -1,0 है, अपर पार्ट 0,1 है और ये 0,-1 है, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ ऐसा होगा, तो हमने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया। अब बताओ कि कौन सा एरिया आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। तो यहां पे इसने स्पेसिफाई कर दिया एक्स एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी कहीं भी दिया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम बेसिकली सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो रीजन हमने मार्क कर लिया है, कर्व हमें ऑलरेडी पहले पता था, दोनों कर्व को प्लॉट कर लिया, दोनों के बीच का रीजन हमने मार्क कर लिया। क्योंकि एरिया बिटवीन दी कर्व है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, है कि नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बिना हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। तो यहां से जाके x डिस्टेंस पे हमने ये एलिमेंट चूज किया, ठीक है। इसी तरीके से हम एलिमेंट चूज करते हैं जिसका विड्थ dx होगा, हाइट ये होगा। अब देखो हमें पहली चीज ये चेक करनी है कि क्या ये एलिमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। वैलिड होगा तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है। तो देखो वैलिडिटी की बात जब हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो अपर पॉइंट है वो अपर कर्व पे लाई करना चाहिए और लोएस्ट पार्ट इसका लोएस्ट कर्व पे लाई करना चाहिए। तो जो बाउंड्री का लोएस्ट रीजन है वो एक्स एक्सिस है और जो अपर पार्ट है वो ये वाला पार्ट है इस एलिमेंट के लिए। तो इस एलिमेंट का देखो अपर पार्ट तो इस लाइन पे है, लोअर पार्ट इस लाइन पे है। हमें जो एरिया निकालना है वो ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूं ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से देख पाओ कि मैं एक्चुअली में बात क्या कर रहा हूं। ये जो हमारा एरिया था ये वाला और ये हमारा एक लाइन था y इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने इसके बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ये वाला कंप्लीट एरिया, ठीक है। तो जो हमने एलिमेंट फॉर्म किया वो ये एलिमेंट था, ठीक है। अपर कर्व इस y इक्वल टू एक्स लाइन पे था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोएस्ट कर्व इस वाले पार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कर्व को आप मूव करोगे लेफ्ट और राइट में तो हमेशा ये चीज सेटिस्फाई होना चाहिए
लेकिन आप इस चीज को ध्यान से देखोगे कि ये वाला पार्ट इस रीजन में कंप्लीटली वैलिड नहीं है, है ना। ये एलिमेंट सिर्फ कहां तक वैलिड है, इसी पॉइंट तक वैलिड है। क्यों इसी पॉइंट तक वैलिड है? क्योंकि इस पॉइंट से आप थोड़ा सा भी राइट जाओगे तो किस कर्व पे पहुंच जाओगे, सर्कल वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे, है ना। तो अगर मैं इस वाले पार्ट में एक एलिमेंट कोई अगर फॉर्म कर देता है तो देखो इसका पार्ट अब सर्कल पे लाई कर रहा है, अपर पार्ट, और इसका अपर पार्ट इस लाइन पे लाई कर रहा था। क्लियर है कि नहीं? तो सिर्फ इस एलिमेंट से एक एलिमेंट के बेसिस पे हम ये कंप्लीट एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं? तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये था, इसलिए मैं इस चीज को बार बार हाईलाइट करके बोल रहा था आपसे कि जब भी आपको एरिया दिया जाए तो आप हमेशा ये देखो कि उसका एलिमेंट जो है वो हमारा वैलिड एलिमेंट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट वैलिड एलिमेंट नहीं है। अगर इस एलिमेंट की वैलिडिटी की बात बोले तो ये एलिमेंट वैलिड सिर्फ इस पॉइंट तक है, इसलिए हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है। क्लियर है? तो अब देखो इसका अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली करना क्या है, यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमारा सारा इक्वेशन x में बन जाएगा। तो 2x² इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। नेगेटिव वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट यहां वाला पॉइंट देगा, तो हमें इससे अभी मतलब नहीं है। यानी ये जो x कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअली में कितना है, 1/√2 है। यानी ये जो एलिमेंट आपने चूज किया है ये एलिमेंट सिर्फ कहां तक वैलिड है, 0 से लेके 1/√2 तक वैलिड है। लेकिन √2 से 1/√2 से 1 तक अगर आप सोचोगे कि इसी एलिमेंट से हम काम चला ले तो नहीं चलेगा, है ना। तो अगर आप एरिया ये लिखते हो 0 to 1 x dx, है ना, और y dx लिख देते हो सिर्फली ये वाला लाइन, तो ये एरिया कंप्लीट एरिया नहीं होगा, है ना, ये गलत आंसर आएगा। क्लियर है? तो हमें जो एक्चुअल एरिया चाहिए वो ये एरिया है, और इस एरिया को हमें फिर से दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक इस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये वाला एलिमेंट जो है, तो इस एरिया को हम क्या लिखेंगे, 0 to 1/√2 y dx, ठीक है, प्लस 1/√2 है, 1/√2 और 1/√2 to 1 y dx, है ना। यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहां पे जो y है ये कौन सा y है, ये लाइन वाला y है, ठीक है। और यहां पे जो y है ये कौन सा y है, ये कर्व वाला y है। क्लियर है? तो दोनों y में डिफरेंस है, क्योंकि जब आप यहां पे एलिमेंट चूज करोगे तो इसके लिए y ये कर्व से निकलेगा और इस वाले पार्ट के लिए y ये लाइन से निकलेगा, है ना। तो इसलिए इसको आप y1 और y2 कर दो तो बेटर है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें कौन सा पार्ट लेना है। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। तो 0 to 1/√2 इस y के जगह पे हम ये वाला लाइन का इक्वेशन पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, और 1/√2 से 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये y2 निकालना होगा, और ये y2 हम कहां से निकालेंगे, y2 हम इस सर्कल के इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, √1 - x²। फिर से मैंने नेगेटिव वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो 1 - x² dx से आप ये एरिया कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है। हमने बार बार इस चीज को हाईलाइट किया था और बोला था आपको कि जब भी आप एरिया कैलकुलेट करो तो आप पहले चेक कर लो कि आपका एलिमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। एलिमेंट वैलिड होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अगर एलिमेंट वैलिड नहीं है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर? अब हम आते हैं, इसी चीज को अगर कोई सोचता है, किसी ने x डायरेक्शन में सोचा तो हमें इस तरीके से ब्रेक करना पड़ा, है कि नहीं, इस तरीके से हमें ब्रेक करना पड़ा। अब मान लो कि अगर आपको इसी चीज को y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अगर आप y के अलोंग सोच पाते हो तो देखो कैसे निकलता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस मेथड डिफरेंट है, ठीक ना। तो अब देखो हमें जो एरिया मार्क किया था हमने वो ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये हमारा सर्कल था, इसमें भी हम सिर्फ
फर्स्ट वाले पार्ट को ही ले रहे हैं, ठीक है। ये एरिया है हमारा, ये वाला, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन था हमारे पास, ठीक है। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो किसी ने एलिमेंट जब x डायरेक्शन में लिया, जो हमने अभी किया, तो हमें यह समझ में आया कि हमारा वो एलिमेंट कंप्लीटली इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें अपने एलिमेंट को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा, क्लियर। लेकिन अगर कोई इस तरीके से सोचे कि मैं इसको y डायरेक्शन में चूज करता हूं, ठीक है, तो किसी ने एलिमेंट इस तरीके से y डायरेक्शन में जाके यहां पे देखो ये एलिमेंट चूज किया इस टाइप का, ठीक है, y डायरेक्शन में चूज किया है, तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, dy, है ना। अब अगर ये एलिमेंट किसी ने चूज किया है, तो इस एलिमेंट में आपको ये चीज अब समझ में आ रही होगी कि इस एलिमेंट का पहले हम वैलिडिटी चेक करते हैं, है कि नहीं। तो पहले वैलिडिटी चेक करो इसका कि क्या ये वैलिड एलिमेंट वैलिड है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे वैलिडिटी, हमें चेक करना होगा कि ये एलिमेंट का एक पार्ट इस कर्व पे लाई करना चाहिए और एक पार्ट इस कर्व पे लाई करना चाहिए ना। इसको इस डायरेक्शन से आप देखोगे तो ये पार्ट लोअर कर्व हो जाएगा और ये पार्ट अपर कर्व हो जाएगा, है ना। तो इसका देखो एक पार्ट ये y इक्वल टू एक्स वाले लाइन पे है और दूसरा कर्व, दूसरा पॉइंट ये सर्कल पे है, ठीक है। और इसको आप इस रीजन में इस तरफ से इस तरफ कहीं भी मूव करा के देखो तो क्या इसमें ये पार्ट कहीं चेंज हो रहा है। यहां पे अगर आप प्लॉट करोगे तो भी ये वही चीज है, इस तरफ प्लॉट करोगे तो भी ये सेम ही चीज वैलिड, यानी ये एक एलिमेंट से आपका यहां पे काम चल जा रहा है, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अगर आप y डायरेक्शन में सोचते हो कि अगर हम y डायरेक्शन में एलिमेंट लेते तो हमारा एक ही एलिमेंट से काम चल जाता, ठीक है। तो चलो y डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके देखते हैं। अब जब y डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमें इस पूरे पार्ट को 0 से 1 तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है, नहीं है। सिर्फ कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले पार्ट तक, है ना। और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो जस्ट अभी हमने y इक्वल टू एक्स लाइन पर ड्रॉ किया था, तो x कोऑर्डिनेट 1/√2 और y कोऑर्डिनेट 1/√2 था। यानी हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से 1/√2 तक, क्लियर है। एरिया हमारा मार्क हो गया। और जो हमने विड्थ लिया, यहां पे विड्थ कितना है, सॉरी हाइट कितनी है, यहां पे dy हाइट है। और जब हम विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए विड्थ क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, है कि नहीं। तो यहां पे हमें ये विड्थ लेना है। इस विड्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज आप सोच के बताओ कि कैसे होगा, है कि नहीं। तो अगर हमें इस वाले पार्ट को विड्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम y डायरेक्शन में मूव किए, कितना यूनिट मूव किया हमने, y यूनिट मूव किया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा इस एलिमेंट के लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y, है कि नहीं। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, इसको मैं x1 और x2 बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए y की वैल्यू सेम होगी, है कि नहीं। तो y सेम होगा लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, x1 होगा और इसके लिए ये x2 होगा, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में x1, y बोलता हूं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y बोलता हूं, क्लियर है। y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम होगा। तो जो इसका विड्थ होगा वो एक्चुअली में कौन सा डिस्टेंस होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो यहां पे जब विड्थ लिखेंगे हम x2 माइनस x1, x2 कौन सी वैल्यू है, कर्व की वैल्यू है, कहां पे, जब y की वैल्यू कितनी हो, y हो, है ना। तो कर्व का इक्वेशन हमारे पास कितना था, y² + x² = 1। इसमें हमें क्या पुट करना है, y पुट करना है, तो x2 मिलेगा, है ना। यहां से x2 की वैल्यू कितनी होगी और सिंपली x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 1 - y² रूट ओवर के साथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, x2, है कि नहीं। यही हमारे लिए क्या है, x2 है। वैसे ही इस लाइन के लिए ये जो y = x लाइन था, इसके लिए जब हम x1 कैलकुलेट करेंगे तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी, है ना। तो अब हमें ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है, 0 to 1/√2 y, सॉरी x2 कितना होगा, 1 - y² रूट ओवर माइनस y dy, क्लियर है।
तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस वही है, एरिया आप वही कैलकुलेट कर रहे हो, बस आपने एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में लिया है कि नहीं। तो एलिमेंट अलग डायरेक्शन में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। लेकिन चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने जो एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट वैलिड होना चाहिए। यहां पे हमने एलिमेंट्स की वैलिडिटी चेक की और देखा कि दोनों एलिमेंट सही है ना। तो आप दोनों डायरेक्शन में एलिमेंट लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम पे आप क्वेश्चन में कहीं देखोगे या किसी बुक वगैरह में देखोगे कि मैक्सिमम टाइम पे उसने किस डायरेक्शन में लेके सॉल्व, किस डायरेक्शन में ही लेके सॉल्व किया होता है ना। तो एक्स एक्सिस में चीजों को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक आइडिया था आपका इंटीग्रेट करने का, है ना। इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है एरिया कैलकुलेट करने में, ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई करो और देखो कि क्या आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होगा जब आपको एक कर्व का आइडिया मिल जाएगा कि कर्व कैसे हम प्लॉट करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम टाइम पे आपको कर्व प्लॉटिंग का दिख जाएगा कि कर्व प्लॉटिंग कहां पे हो रहा है, ठीक है। आपको जब भी एलिमेंट चूज करना हो, ठीक है ना, तो एलिमेंट चूज करने में आप ये देख लो कि एक्स डायरेक्शन में जाने पे हमारे लिए क्वेश्चन इजी होगा या वाई डायरेक्शन में जाने पे इजी होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी दोनों पार्ट में अलग अलग चीजें होती हैं, कभी किसी एक्स डायरेक्शन में लेने में इजी होता है, कभी वाई डायरेक्शन में लेने में इजी होता है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करो कि एक्स डायरेक्शन में सोचो कि एक्स डायरेक्शन में अगर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमने ये चीज पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए देता है, एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई में एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें दे दिया जाए तो क्या हम एरिया को निकाल पाएंगे? तो डायरेक्टली अगर आप ये सोचोगे कि अगर हम इंटीग्रेट कर लें 0 टू 2 पाई साइन एक्स को, अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो हमें एरिया मिल जाएगा, तो यहां से एरिया आपका क्या आएगा? गलत है, क्योंकि 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कर्व जो है वो कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है ना। तो जब आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हमें पॉजिटिव पार्ट को अलग से करना है, नेगेटिव पार्ट को अलग से करना है। तो जब इस टाइप के कर्व को अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो हमें क्या करना होगा? फंक्शन को ब्रेक करना होगा। कहां पे? पाई पे, क्योंकि पाई पे फंक्शन ऊपर वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला पार्ट भी साइन एक्स ही है, लेकिन इसको हमें पाई से 2 पाई में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन साथ ही हमें यह भी पता है कि ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। तो उसको पॉजिटिव आने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे में मॉड ले लेंगे, है ना। तो मॉड लेके आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए कर्व का आइडिया होना बहुत जरूरी है ताकि आप ये चीज कम से कम डिफाइन कर सको कि आपका कर्व किस किस पार्ट में आपको एरिया निकालने की जरूरत है, ठीक है। कहीं आप नेगेटिव और पॉजिटिव को सिंपली ऐड तो नहीं कर दे रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय, ठीक है। इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये टर्म कितना आएगा? 2, और ये टर्म कितना आएगा? 2, है ना। ये -2 होगा तो मॉड के साथ 2 हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 4। एरिया बाउंडेड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, x एक्सिस एंड x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर से वही चीज कि हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके 1 to 4 dx नहीं लिख देंगे,
है ना। अगर आप डायरेक्टली ये लिख रहे हो तो आप एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये कभी भी एरिया के इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें कर्व का आइडिया होना चाहिए। पैराबोला का इक्वेशन है ना, याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसके रूट्स कहां कहां पे हैं, सिंपली फैक्टराइज हो रहा है कहां कहां पे, 2 और 3 पे, है ना। तो ये कर्व किस शेप का है, ऐसा है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है 1 से लेके 4 तक है, तो यहां कहीं पे 1 होगा ये, और यहां कहीं पे 4 होगा ये, है ना। तो जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ये लाइन एक्स एक्सिस और इस कर्व के बीच का, तो देखो कर्व एक्स एक्सिस और ये कंप्लीट एरिया है, ठीक ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट कौन कौन सा है कि नहीं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और एरिया निकालेंगे तो एरिया हम क्या लिखेंगे, ये वाला 0.1 है और ये वाला 0.4 है। कर्व तो अभी भी सेम ही कर्व है ना, तो एलिमेंट तो हमारा सेम ही होगा, है ना। कहीं भी आप एलिमेंट चूज करोगे तो उसका एक पॉइंट एक्स एक्सिस और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा, लेकिन क्योंकि कुछ पार्ट नेगेटिव और कुछ पार्ट पॉजिटिव है, इसलिए हमें फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत है। तो 1 से 2 तक पहले ब्रेक करना होगा, x² माइनस 5x प्लस 6 dx, है ना। ये हमें एरिया दे देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें एरिया देगा। दूसरा हमें कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 2 से 3 सेम फंक्शन है, लेकिन हमें यह पता है कि ये कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव होने वाला है, तो हमें इसको पॉजिटिव बना के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमने मॉड ले लिया पॉजिटिव आने के लिए, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना था। और थर्ड पार्ट 3 to 4 x² माइनस 5x प्लस 6 dx, है ना। ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो आपको यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एरिया कैलकुलेट करने में, क्लियर है। तो ये सब चीजें आप कर्व के नेचर के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना। आप ये सब कर लोगे खुद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन होता, ठीक है, y इक्वल टू, देखो यहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x² एंड x² प्लस y² इक्वल टू 2, है ना। तो इस वाले पार्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्या करना होगा इंटीग्रेशन में, तो यहां पे देखो दोनों कर्व को आप पहले प्लॉट कर लो, ठीक है। तो पहला वाला, सेकंड वाला क्या है, सर्कल है, तो सर्कल वाला पार्ट पहले प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। y इक्वल टू x² कैसा होगा, पैराबोला, याद है। और दोनों के बीच का कर्व कौन सा है, ये वाला पार्ट, है ना। तो अगर हमें एलिमेंट चूज करना होगा तो हम एलिमेंट कैसा चूज करेंगे, ये वाला। और ये एलिमेंट देखो, इसका लोएस्ट पार्ट हमेशा y इक्वल टू x² लाइन पे है और अपर पार्ट सर्कल पे है, और इसको आप इधर उधर कहीं भी शिफ्ट करो हमेशा ये चीज वेरीफाइड हो रहा है, यानी ये एलिमेंट सही है। यानी जो हमें इंटीग्रेट करना है वो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, क्योंकि ये एरिया बिटवीन दी कर्व है। तो अपर कर्व कौन सा वाला है, सर्कल वाला, तो सर्कल से अपर कर्व हम क्या लिख पाएंगे, √2 माइनस x², है ना, माइनस लोअर कर्व क्या होगा, y इक्वल टू x², क्योंकि हम x डायरेक्शन में लेके मूव किया है तो ये पॉइंट कर लेंगे हम, है ना। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम लिमिट पुट कर सकें, है ना। तो हमें यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, y इक्वल टू x², इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो और सॉल्व कर लो, तो देखो आंसर कितना कितना आता है, x की वैल्यू -1 से 1, ठीक है। सिंपली इंटीग्रेट कर पाओगे, x एक्सिस के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस एक पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो एक्चुअली में कहां से कहां तक ले रहे हैं,
एरिया बिटवीन दी कर्व ले रहे हैं, है ना। तो एरिया बिटवीन दी कर्व वाले पार्ट में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड, ठीक है लिख लो इसको, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों लाइन को देखो, इन दोनों कर्व को देखो। पहला एक पैराबोला का इक्वेशन है जो एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है कि नहीं, और एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 और -2 पे, है ना। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे तो ये -2 और ये 2 आएगा। और दूसरा लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन कैसा होगा, है ना। देखो ये कहां से पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। तो ये सॉरी ऐसा कर्व होगा, और दोनों के बीच का कर्व कैसा है, ये इस शेप का है, और ये एलिमेंट हमें निकालना है ना। दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 2,0 ही है ना। दूसरा जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये -3 आता है, ठीक है। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर आप सोचोगे कि ये पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइड में है, तो हमें अलग अलग करके सॉल्व करने की जरूरत है, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एरिया बिटवीन दी कर्व है ना। और जब भी आपको एरिया बिटवीन दी कर्व दिख जाए तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो आप एलिमेंट चूज करोगे तो उस एलिमेंट का एक पार्ट हमेशा अपर कर्व पे होगा, है ना। अपर कर्व कौन सा है, ये लाइन वाला पार्ट है, और लोअर कर्व ये वाला इक्वेशन है। तो अपर कर्व से y की वैल्यू कितनी होगी, 2 - x, और लोअर कर्व कितना होगा, ये वाला x स्क्वायर -4, ठीक है। यहां पे आप सिंपली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो ये एरिया कितना देगा, कहां से कहां तक, -3 से 2 तक, है ना। तो यहां पे देखो कुछ पार्ट जो एरिया बाउंडेड है वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस के नीचे भी है, लेकिन हमें यहां पे वो चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑलरेडी ले लिया है, हमने y का डिफरेंस लिया है कि नहीं, हाइट का डिफरेंस लिया है, और ये हाइट जो है हमेशा दोनों कर्व के बीच में ही है, किसी पॉइंट पे ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जो अपर पॉइंट है वो हमेशा इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और लोअर कर्व हमेशा इसी कर्व पे लाई कर रहा है ना। तो ये दोनों पॉइंट कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आप डायरेक्टली y2 - y1 कर सकते हो। आप इसको पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट करो, ये वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में देखो हमें ब्रेक क्यों करना पड़ा, यहां पे भी हम अगर डायरेक्टली अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते तो क्या हमें डायरेक्टली आंसर नहीं आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में देखो अपर कर्व कौन सा है, ये कर्व वाला पार्ट है, पैराबोला है, और लोअर कर्व कौन सा है, एक्स एक्सिस है। इस वाले पार्ट में देखो अपर कर्व कौन सा है, एक्स एक्सिस है, और लोअर कर्व कौन सा है, वाई एक्सिस, सॉरी ये पैराबोला वाला पार्ट है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपर कर्व और लोअर कर्व आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पे इस वाले क्वेश्चन में देखो आप कि अपर कर्व हमेशा यही लाइन है, और अपर कर्व आपका हमेशा यही लाइन है, और लोअर कर्व हमेशा यही कर्व है, इसलिए यहां पे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। आप एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 8.2 आप ये कंप्लीट कर सकते हो अब एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स मिल गया होगा एरिया अंडर द कर्व का, है ना, जो शीट है उस शीट के भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अब, ठीक है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में ग्राफ लगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होगा अभी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने